फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वासुदेव लर्निंग। आज आपके लिए लेकर आए हैं देश की प्रमुख उत्पादन क्रांतियां। आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, हम कुछ क्रांतियों के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे ये क्रांतियां क्यों हुई थी, इनका उद्देश्य क्या था, ये क्रांति किससे संबंधित है, कब हुई थी ये क्रांतियाँ, इनके जनक कौन है, विश्व स्तर पर कौन है और भारत स्तर पर कौन है, और कौन देश कितना उत्पादन करता है, इसके बारे में भी जानेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहली क्रांति है हरित क्रांति। ये संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966 और 67 में हुई थी। इसे प्रारंभ करने का श्रेय प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, लेकिन भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। यानी कि क्या, सबसे पहली जो क्रांति हुई थी हमारे यहाँ पर वो 1966 व 1967 में हरित क्रांति, जिसका नाम था हरित क्रांति। ये किससे संबंधित थी? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी। प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग, इन्होंने शुरू की थी इस क्रांति को और ये विश्व के जनक माने जाते हैं। विश्व के हरित क्रांति के जनक पूछा जाता है कभी कभी, तो वो है प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग, और ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। फिर भारत में क्या पूछा जाता है, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, हरित क्रांति से संबंधित। भारत में हरित क्रांति मोटे तौर पर गेहूं क्रांति है, क्योंकि सन वर्ष 1967 व 68 और वर्ष 2003 व 4 के मध्य गेहूं के उत्पादन में 3 गुनी से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि अनाजों के उत्पादन में कुल वृद्धि केवल 2 गुनी थी। यानी कि हरित क्रांति जो थी वो मोटे तौर पर गेहूं क्रांति ही थी, क्योंकि गेहूं का उत्पादन 3 गुना हो गया था और अन्य जो अनाज थे उनका उत्पादन केवल कितना गुना हुआ था? 2 गुना होता। ये क्रांति 1967 से शुरू हुई थी और 2004 तक थी, ठीक है ना। अब फिर आगे देखिए, कपास, जूट, चाय और गन्ना, ये चारों जो थे ये हरित क्रांति के अंतर्गत नहीं आते थे, ठीक है ना। ये इनका उत्पादन इस हरित क्रांति से अछूता रह गया था। फिर उसके बाद अगला देखिए, केवल 5 फसलें थी जो हरित क्रांति में शामिल थी। गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये केवल 5 फसलें थी जो हरित क्रांति के अंतर्गत आती थी। अब अगली क्रांति है जिसका नाम है श्वेत क्रांति। तो ये श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसे दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। भारत की योजना है ये, जिससे कि भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सके। 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत हुई। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। भारत सबसे ज़्यादा विश्व में अगर दुग्ध उत्पादन पूछा जाए तो इंडिया, और दूसरे नंबर पर यूएसए में होता है और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान में होता है। फिर अगला देखिए, नीली क्रांति। ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। एक पैकेज प्रोग्राम द्वारा मछली और समुद्री उत्पादों में तेज वृद्धि को नीली क्रांति कहा जाता है। भारत में नीली क्रांति का जनक अरुण कृष्णन को माना जाता है। यानी कि क्या है, मछली और समुद्री उत्पादों का तेज वृद्धि, तेजी से जो वृद्धि हुई थी मछली और समुद्री उत्पादों में, तो उसी को क्या कहते हैं? नीली क्रांति कहा जाता है। और भारत में इनके जनक कौन है? अरुण कृष्णन है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। फिर अगला देखिए, यह नीली क्रांति पहले चीन में शुरू हुई, जहां मछली पकड़ने का कार्य चीन का प्राचीन काल से ही हो रहा है। अब भार यानी वजन की दृष्टि में विश्व भर में कुल मत्स्य उत्पादन के 2/3 उत्पादक चीन है। यानी कि जितना विश्व में मत्स्य का उत्पादन होता है उतना उसके भार का 2/3 उत्पादन चीन अकेला करता है। और बाजार मूल्य की दृष्टि से उसका हिस्सा लगभग आधा है। बाजार मूल्य मतलब वो जितना पैसे कमाता है, वो बाजार में जितने पैसे उपलब्ध हैं उसमें आधा हिस्सा चीन का, आधा चीन कमा लेता है बाजार से। फिर उसके बाद अगला देखिए, एशियाई देश विश्व भर के मत्स्य पालन में 90% का योगदान करते हैं और उसमें चीन का योगदान 70% तक है, 70% से अधिक है, ठीक है ना। 90 विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन मतलब जो मत्स्य उत्पादन है वो कौन करता है? एशियाई देश, यानी एशिया कॉन्टिनेंट के जितने देश हैं वो क्या करते हैं? 90% तक का मत्स्य उत्पादन करते हैं और उनमें चीन का योगदान सर्वाधिक है। चीन 70% से भी अधिक का उत्पादन करता है। फिर उसके बाद अगला देखिए, भारत में इसकी शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना से हुई थी। यानी मत्स्य नीली क्रांति की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना से हुई थी, जो वर्ष 1985 और 90 के बीच कार्यान्वित थी, ठीक है ना। इस दौरान सरकार ने फिश फार्मेंस डेवलपमेंट एजेंसी को परियोजित किया। यानी कि क्या हुआ, इस क्रांति की शुरुआत कब हुई? 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। और ये पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू थी? 1985 से 1990 तक। और ये इस दौरान किस एजेंसी की स्थापना हुई?
फिश फॉरमेंस डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना हुई, FFDA की स्थापना हुई थी। फिर अगली क्रांति है रजत क्रांति, ठीक है ना। रजत क्रांति के तहत मुर्गी पालन को बढ़ावा देना और अंडे के उत्पादन में बढ़ोतरी करने का लक्ष्य रखा गया। ये क्यों हुई थी? क्योंकि तब इन्होंने इस क्रांति को शुरू किया। इसका उद्देश्य ये था कि मुर्गी पालन को बढ़ाया दिया जाए और अंडे के उत्पादन में बढ़ाया दिया जाए। भारत में सिल्वर क्रांति का जनक इंदिरा गांधी को माना जाता है, इंदिरा गांधी को माना जाता है। अगला देखिए पीली क्रांति। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सरसों की बिजाई में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आगे है, लेकिन उत्पादन में हरियाणा का नाम सबसे ऊपर है। यानी अगर पूछा जाए पीली क्रांति किससे संबंधित है तो तिलहन उत्पादन से, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि में सरसों की बिजाई, यानी सबसे ज़्यादा बीज कहाँ बोए जाते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पैदावार मतलब बीज बोए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सबसे आगे हैं भारत में। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है सरसों का, तो हरियाणा, हरियाणा सबसे नंबर 1 पर है। फिर उसके बाद आगे देखिए कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति, कृष्ण मतलब समझते ही काला, तो बायोडीजल काला पदार्थ होता है एक, तो इसलिए कृष्ण क्रांति नाम दिया है। तो कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास को कृष्ण क्रांति नाम दिया गया है। इसका मकसद देश को पेट्रोल और डीजल में आत्मनिर्भर बनाने हैं। और कच्चा तेल काले रंग का होता है, इसलिए इसके उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास को क्या कहा गया? कृष्ण क्रांति कहा गया। देखिए कृष्ण क्रांति क्या है, ये एक बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है और ये क्या है? पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास को कृष्ण क्रांति नाम दिया गया। इसका मकसद क्या था? पेट्रोल और डीजल को आत्मनिर्भर बनाना, यानी कि हमारे जो देश में पेट्रोल और डीजल है वो स्वयं से उत्पन्न किए जाए, बनाए जाए और कहीं बाहर से मतलब इंपोर्ट ना कराया जाए, आयात ना कराया जाए। कच्चा तेल काले रंग का होता है, इसलिए कृष्ण क्रांति इस कहा गया इसको, ठीक है ना। लाल क्रांति। लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर व मांस से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित है। भारत में लाल क्रांति का जनक विशाल तिवारी को माना जाता है, ठीक है ना। बस इतना ही है क्रांति के जनक और किससे संबंधित है इसमें लाल में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गुलाबी क्रांति, झींगा मछली उत्पादन। तो गुलाबी क्रांति योजना का उद्देश्य फार्म टू मार्केट अर्थात पोर्क का बाजार तक पहुंच में आने वाली समस्या का समाधान करना है। भारत में गुलाबी क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल को माना जाता है। फिर उसके बाद अगला देखिए सुनहरी क्रांति। ये फल उत्पादन से संबंधित है। यह क्रांति संपूर्ण बागवानी, शहद, फलों के उत्पादन से संबंधित है। किससे? बागवानी, फलों, ठीक है ना, और शहद, तीन से संबंधित है कौन? सुनहरी क्रांति। और इस क्रांति के कारण भारत में सब्जियों, फलों और आदि बागवानी से संबंधित चीज़ों का बहुत अधिक उत्पादन संभव हो सका है। इस क्रांति का उदय 1991 से 2003 तक के समय काल तक का माना जाता है। भारत में स्वर्णिम क्रांति का जनक निरपेक्ष तूतेज को माना जाता है। देखिए ये क्रांति किससे संबंधित थी? बागवानी, शहद और फूलों से संबंधित थी। इस क्रांति के कारण सब्जियों, फलों आदि में कितनी बहुत तेजी से उत्पादन हुआ है। इस क्रांति का उदय 1991 और 2003 के मध्य हुआ था। इस क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? निरपेक्ष तूतेज। फिर अगला देखिए, अगला है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति क्या है? नदी जोड़ो परियोजनाएं। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजनाएं। इसमें क्या किया गया? बहुत सारी नदियों को जोड़ा गया, ठीक है ना, और जोड़कर इनको कई नहरें बनाई गई, जिससे जहां पर सिंचाई नहीं हो पाती थी वहां तक सिंचाई करने का प्रयास किया गया नहरों के द्वारा और नदियों के द्वारा। अमृत क्रांति के रूप में भारत सरकार ने नदी संपर्क योजना का प्रस्ताव पारित किया, जिसमें लगभग 37 नदियों को जोड़ने की बात कही गई। यह केवल नदियों को जोड़ने या उन्हें आपस में मिला देने की परियोजना नहीं थी। नदियों को नहरों के माध्यम से जोड़ा जाएगा और जगह जगह पर बांध और जल संरक्षण के लिए भंडार बनाए जाएंगे, ठीक है ना, बांध और भंडार बनाए जाएंगे। और ये क्या है? अमृत क्रांति। तो समझ में आया अमृत क्रांति क्या है। फिर आगे देखिए सनराइज या सूर्योदय क्रांति। ये केवल संबंधित है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु, बस इतना ही है, इसमें कुछ नहीं है। गंगा क्रांति, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के लिए है, ठीक है ना, करने हेतु वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह द्वारा ये शुरू की गई थी, ठीक है ना। वाटरमैन कौन है? वाटरमैन ऑफ इंडिया,
कौन है, राजेंद्र सिंह द्वारा इस किसे शुरू किया गया था, गंगा क्रांति। और गंगा क्रांति क्या है, भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करना, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगला देखिए सदाबहार क्रांति, ये क्या है, जैव तकनीकी। सदाबहार क्रांति में देखिए के तहत यह परिकल्पना की गई कि उत्पादकता में वृद्धि केवल उन्हीं उत्पादों की होनी चाहिए जो पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित, आर्थिक रूप से व्यवहार्य, सामाजिक रूप से टिकाऊ हों। यानी कि सदाबहार क्रांति में क्या देखा, क्या किससे संबंधित है, तो उससे सदाबहार क्रांति में क्या हुआ, ये हुआ कि इसमें बताया गया कि उन्हीं चीज़ों का वृद्धि की जाए, उन्हीं चीज़ों के उत्पादन में वृद्धि की जाए जो क्या हो, पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हो, यानी कि पर्यावरण को कुछ नुकसान ना पहुंचाते हो जिनके उत्पादन से। और दूसरा क्या हो, आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो, ठीक है। और तीसरा क्या है, सामाजिक रूप से टिकाऊ हो। इन्हीं तीनों के आधार पर सदाबहार क्रांति, यही उद्देश्य था सदाबहार क्रांति का। तो सदाबहार क्रांति में प्रौद्योगिक विकास और प्रसार में पारिस्थितिकी सिद्धांतों का एकीकरण शामिल किया गया। आगे देखिए सैफरॉन क्रांति, केसर उत्पादन से सैफरॉन क्रांति संबंधित है। और केंद्र सरकार केसर क्रांति के बूते कश्मीर के किसानों की किस्मत बदलने में जुटी है। इसके साथ ही सैफरॉन मिशन के तहत अगले कुछ वर्षों में केसर का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य है, ठीक है ना। क्या है, केसर से संबंधित है और कुछ नहीं है। केसर सबसे ज़्यादा भारत के कश्मीर राज्य में ज़्यादा होता है, जम्मू कश्मीर में। और क्या बात है, केसर जो होता है वो एक पुष्प के स्त्री केसर का भाग होता है। पुष्प जो होता है, पुष्प का जो स्त्री केसर होता है उसका ये केसर क्या होता है, एक भाग होता है। और ये इसका स्वाद कुछ क्या होता है, कुछ कड़वा होता है, लेकिन इसमें खुशबू बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। हरित सोना क्रांति, हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से। हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है, बांस उत्पादन से। इसका संबंध बांस उत्पादन से है। भारत में बांस के वन सर्वाधिक हैं। देश में बांस की 136 किस्में पाई जाती हैं। इनमें से 89 किस्में पूर्वोत्तर क्षेत्र में मिलती हैं। बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए अब सरकार ने इसे घास की श्रेणियों में डाल दिया है। किस श्रेणी में डाल दिया है, बांस को घास की श्रेणी में डाल दिया है। तो क्यों डाला गया है, क्योंकि क्या, बांस की खेती में बढ़ावा हो जाए। फिर इसमें देश में कितनी किस्में हैं बांस की, 136 हैं। और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कितनी हैं, 89 किस्में हैं, ठीक है ना। और कौन सी क्रांति है, हरित सोना क्रांति, ठीक है ना। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन से संबंधित है। सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन हमारे असम में होता है। फिर उसके बाद खाद्य श्रृंखला क्रांति, भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दुगना करने की खाकी क्रांति, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगली है खाकी क्रांति, ये चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। अगला देखिए व्हाइट गोल्ड क्रांति। व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। कपास की फसल उत्पादन के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है कपास उत्पादन के लिए। भारत में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन गुजरात में होता है। कपास में निर्मित वस्त्र सूती वस्त्र कहलाते हैं। कपास में मुख्य रूप से सेलुलोज होता है। क्या होता है, सेलुलोज होता है। कपास एक नकदी फसल है। यह मालवेसी कुल का सदस्य है। यानी कपास क्या है, किस कुल का सदस्य है, मालवेसी कुल का सदस्य है। और ये कैसी फसल है, एक नकदी फसल है, यानी तुरंत बेचो और पैसा लो। सरकार में इसकी 2 किस्म पाई जाती है। प्रथम देसी कपास जिसे कहते हैं ऑर्बेरियम या हार्बेरियम, ऑर्बेरियम या हार्बेरियम और नाम से जाता है। और दूसरी जो होती है उसको कहते हैं अमेरिकन कपास। अमेरिकन को कहते हैं बरवेंडस, बरवेंडस नाम से जाना जाता है। ऑर्बेरियम, हार्बेरियम और अमेरिकन कपास या फिर बरवेंडस, ठीक है ना। इससे रुई तैयार की जाती है जिसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। सफ़ेद सोना पूछा जाए किसे कहा जाए, तो कपास को कहा जाता है। फिर अगला देखिए एनएच क्रांति। एनएच क्रांति क्या है, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे इसकी फुल फॉर्म होती है क्रांति। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है ये क्रांति। यह योजना परियोजना भारत की सबसे बड़ी तथा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। ये विश्व की सबसे बड़ी और 5वीं सबसे बड़ी परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी परियोजना पूछा जाए तो कौन सी है, एनएच क्रांति यानी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। अगर पूछा जाए विश्व की किस नंबर पर आती है हमारी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, तो 5वें नंबर पर आती है। ये परियोजना 2001 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई। फिर उसके बाद अगला देखिए भूरी क्रांति।
भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। बादामी क्रांति संबंधित है मसाला उत्पादन से। फिर उसके बाद अगली देखिए धूसर या सलेटी क्रांति, ये संबंधित है सीमेंट उत्पादन से। सीमेंट क्या है, मुख्यतः ये कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट यौगिकों का मिश्रण होता है जो कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्युमिनियम ऑक्साइड व लौह ऑक्साइड से निर्मित होते हैं। कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनेट यौगिकों का मिश्रण होता है। कौन कौन से यौगिक, सिलिकेट के यौगिक और एल्यूमिनेट के यौगिक, इनका मिश्रण जो होता है क्या होता है, सीमेंट होता है। सीमेंट किन किन का मिश्रण, कैल्शियम के कौन कौन से यौगिक, सिलिकेट और कैल्शियम के एल्यूमिनेट, इनका दोनों का मिश्रण जो होगा वो कहलाएगा सीमेंट। ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें क्या क्या होता है देखिए सुनिए, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्युमिनियम ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड, इससे निर्मित होती है क्या, सीमेंट। सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर यानी चूना CaCO3 मृतिका क्ले जिसे कहा जाता है, मिश्रण को एक भट्टी में उच्च तापमान पर जलाया जाता है और तत्पश्चात इस प्रक्रिया के फलस्वरूप बने खंगर को जिस्म के साथ मिलाकर महीन पीसा जाता है और इस प्रकार जो अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है उसे साधारण पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं, सापोसी। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। गोल क्रांति किससे संबंधित है भाई, आलू से संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति, सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए इंद्रधनुष क्रांति का निर्माण किया गया था। फिर उसके बाद है मूक क्रांति। तो देखिए मूक क्रांति क्या है, ये मोटे अनाजों से संबंधित है, अनाजों के उत्पादन से क्या है, संबंधित है। और देखिए मूक क्रांति इसको कहा जाता है। अब आगे देखिए मूक क्रांति, मोटे अनाजों से संबंधित। गोल क्रांति, आलू से संबंधित। इंद्रधनुषीय क्रांति, सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु। परामनी क्रांति सबसे लास्ट क्रांति है, ये भिंडी के उत्पादन से संबंधित है। किसके उत्पादन से संबंधित है, भिंडी के उत्पादन से ये क्या है, संबंधित है, भिंडी के उत्पादन। परामनी क्रांति याद रखिएगा। देखिए अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।